शक्ति और सत्ता, ये आज का हमारा टॉपिक है और ये दोनों ही राजनीति विज्ञान के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि राजनीति विज्ञान में शक्ति का कितना अधिक महत्व है। आधुनिक राजनीति विज्ञान में राजनीति विज्ञान की कुछ परिभाषाएं तो राजनीति विज्ञान को शक्ति के रूप में ही परिभाषित करती हैं, जिनमें कैटलीन की परिभाषा है कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में प्रमुख विचारक मॉर्गेंथो ने एक डेफिनेशन दी है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है शक्ति को प्राप्त करने, उसे बनाए रखने और उसका विस्तार करने का नाम है। ये साइड में मैंने मॉर्गेंथो का चित्र और उनकी बुक जो है वो लगा रखी है आप लोगों के लिए। तो चाहे स्थानीय राजनीति हो या राष्ट्रीय राजनीति हो या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, शक्ति का अपना महत्वपूर्ण स्थान रहता है। शक्ति क्या है? क्या ये बल है? क्या ये सैनिक शक्ति है? तो इसका उत्तर है कि नहीं, ये ऐसा नहीं है। शक्ति और बल दोनों पर्यायवाची नहीं है। शक्ति बल प्रयोग का माध्यम है, वास्तविक बल प्रयोग नहीं। ये बास्टर्ड की परिभाषा है और इसमें यह है कि हमेशा ये बना रहता है कि बल का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन बस ये एक धमकी के रूप में रहता है या एक डर के दिखाने के लिए रहता है। एक्चुअल में उसका प्रयोग बहुत कम मात्रा में किया जाता है या नहीं के बराबर किया जाता है, क्योंकि शक्ति के अंदर उसका जो भय होता है बल का, वो ही एक पर्याप्त बात होती है। यदि बल को और शक्ति को पर्यायवाची मान लिया जाए तो फिर वो शक्ति नहीं रहती, वो एक दमन का रूप ले लेती है। यहाँ शक्ति की कुछ परिभाषाएं हैं। शक्ति को किन्हीं अन्य रूपों में भी परिभाषित किया गया है। लॉसवेल ने अपनी एक पुस्तक है जिसका नाम ही लिख दिया है कि राजनीति, हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ, राजनीति कौन कब क्या और कैसे प्राप्त कर सकता है। जैसा आप देख रहे हैं, यह किसी भी संबंध के अंतर्गत ऐसी क्षमता है जिसमें दूसरों से कोई काम लिया जाता है या आज्ञा पालन करवाया जाता है। ऑर्गेन्स्की ने राजनीति विज्ञान को के अंतर्गत शक्ति को इसी रूप में परिभाषित किया है कि शक्ति दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। यानी इसमें प्रभाव महत्वपूर्ण है। बास्टर्ड की परिभाषा पहले हम देख चुके हैं कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। यानी उसमें कैपेसिटी तो है बल का प्रयोग करने की, लेकिन वो उसका वास्तविक प्रयोग नहीं करती है। इसी क्रम में शक्ति और प्रभाव को, जैसा कि हमने देखा, लॉसवेल की परिभाषा हमने पिछली स्लाइड में देखी थी। इसी तरीके से हर्बर्ट साइमन प्रमुख विचारक हैं लोक प्रशासन के, उन्होंने भी शक्ति को प्रभाव प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया। यानी रॉबर्ट डहाल्स, हर्बर्ट साइमन, लॉसवेल, ये शक्ति और प्रभाव इन दोनों को एक मानते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि शक्ति में प्रभाव की मात्रा होती तो है, लेकिन साथ में बल भी कुछ ना कुछ उसके अंतर्गत होता है। तो इसलिए शक्ति में बल भी होता है, प्रभाव भी होता है, दोनों तत्व उसमें होते हैं। ये साइड में मैंने दो नेताओं के चित्र लगाए हैं। महात्मा गांधी में प्रभाव की मात्रा बहुत अधिक थी और उन्होंने प्रभावित करके जनता उनसे बहुत अधिक प्रभावित थी। दूसरी तरफ अगर हम हिटलर की बात करें तो हिटलर से भी जनता बहुत अधिक प्रभावित थी, लेकिन हिटलर ने उस शक्ति को सत्ता में कन्वर्ट करने की कोशिश की, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और साथ में हिटलर ने जो प्रभाव इस्तेमाल किया उसमें बल की मात्रा भी थी, तो ये गांधी जी के साथ ऐसा नहीं था। उनका विशुद्ध प्रभाव ही था जो जिसने कार्य किया। यहाँ पे इस चीज़ को समझने के लिए हम इसमें शक्ति और प्रभाव, ये दो सर्कल बनाए हैं और बल और प्रभाव। और शक्ति के अंदर कुछ ग्रीन एरिया आ रहा है, कुछ ऑरेंज एरिया आ रहा है और कुछ वाइट एरिया आ रहा है। तो इसके अंतर्गत जो ग्रीन आ रहा है वो इसको दर्शाता है कि शक्ति में बल भी है, और जो ऑरेंज एरिया आ रहा है क्योंकि वो प्रभाव का एरिया है, उसमें ये दर्शाता है कि उसमें प्रभाव की मात्रा भी है। तो ये शक्ति के अंतर्गत इन दोनों का समावेश है। कुछ अन्य परिभाषाएं भी
हैं जिनमें हम मैकाइवर के मुख्य रूप से लेंगे, क्योंकि मैकाइवर ने शक्ति को नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया है। शक्ति से हमारा अर्थ व्यक्तियों अथवा उसके व्यवहार को नियंत्रित, विनियमित या निर्देशित करने की क्षमता से है। तो अब तक हमने देखा कि शक्ति को किन्हीं लोगों ने प्रभाव के रूप में परिभाषित किया है, शक्ति को किन्हीं लोगों ने नियंत्रण के स्थापित करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है, और शक्ति को कई जगहों पे बल प्रयोग की क्षमता के रूप में भी परिभाषित किया गया है। तो इसमें बल भी है, प्रभाव भी है, चातुर्य भी इसमें आता है। दो पक्षों के बीच यह एक मनोवैज्ञानिक संबंध होती है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके अंदर एक पक्ष दूसरे पक्ष को अपनी इच्छा के अनुसार चलाने की कोशिश करता है, और जितनी मात्रा में वो अपनी इच्छा के अनुसार उसको चला पाता है उतनी ही मात्रा में वो शक्तिशाली कहा जाता है, यानी उसमें जितनी कैपेसिटी होगी वो उतना ही चला पाएगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। यहाँ पे शक्ति साध्य भी है और साधन भी, यानी जो शक्तिशाली होता है वो निरंतर शक्ति हासिल करने की भी कोशिश करता रहता है, क्योंकि उसको हमेशा ये भय रहता है कि उससे ज़्यादा शक्तिशाली कोई अन्य ना हो जाए। तो शक्ति साध्य भी होती है और साधन भी, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शक्ति सदैव अपनों को सत्ता में कन्वर्ट करने की कोशिश करती है। और ये हिटलर का चित्र मैंने नीचे लगा रखा है। ये इस बात को मतलब शक्ति हमेशा ये कोशिश करेगी कि वो सत्ता हासिल करे, और हिटलर ने ऐसा ही किया। यहाँ पे इसलिए ऐसा होता है क्योंकि शक्ति अनिश्चित होती है। वो उसको, जैसा कि अगली स्लाइड के अंदर अगर हम देखें तो उसके अंतर्गत है कि शक्ति अनिश्चित होती है, सत्ता निश्चित होती है, और जो चीज़ अनिश्चित होती है वो कभी भी छिन सकती है। तो इसलिए जिसके पास शक्ति होती है वो हमेशा कोशिश करता है कि मुझे सत्ता भी मिल जाए। शक्ति संस्थाकृत नहीं होती है, जबकि सत्ता संस्थाकृत होती है, यानी उसको एक आकार मिलता है, उसको एक संविधान में स्थान मिलता है। शक्ति अदेय होती है, उसको दे नहीं सकते क्योंकि वो खुद उसके व्यक्तित्व की होती है, वो व्यक्तित्व किसी को दिया नहीं जा सकता। जबकि सत्ता देय होती है और उसका प्रत्यायोजन किया जा सकता है, यानी उसे किसी अन्य को दिया जा सकता है। सत्ता किसी अन्य को हस्तांतरित की जा सकती है और उससे कार्य करवाया जा सकता है। ये एक और महत्वपूर्ण बात जो सत्ता के साथ है लेकिन शक्ति के साथ नहीं, वो ये है कि सत्ता उत्तरदायी और औचित्यपूर्ण होती है, जबकि शक्ति के लिए ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। सत्ता क्योंकि जनता से रिलेटेड होती है और जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, तो उसके अंदर ये महत्वपूर्ण तत्व माना होता है। अब यहाँ पे आगे हम शक्ति और सत्ता के जब हम अंतर की बात हम कर रहे हैं तो आपसी संबंधों में इनके कुछ ये भी देखना होगा कि कई ऐसे विद्वान हैं राजनीति विज्ञान के जिन्होंने सत्ता और शक्ति इन दोनों के बीच बहुत गहरा रिश्ता माना है, और ये माना है कि दोनों आपस में एक ही हैं। इनमें मैक्स वेबर का नाम सबसे प्रमुख आता है और उन्होंने शक्ति और सत्ता इन दोनों को एक ही माना है। मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार बताए हैं, परंपरावादी, करिश्मावादी और कानूनी। परंपरावादी सत्ता वो होती है जो परंपरा से मिलती है, जैसे राजा का बेटा राजा होता है। करिश्मावादी सत्ता वो होती है जो अपने खुद के व्यक्तित्व से मिलती है, जैसे हिटलर की सत्ता। और कानूनी सत्ता वो होती है जो कानून के द्वारा दी जाती है। सत्ता के ये 3 प्रकार मैक्स वेबर ने शक्ति के प्रकार भी बताए हैं। लेकिन मैक्स वेबर का दृष्टिकोण पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि शक्ति और सत्ता दोनों में अंतर भी है, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड्स में देखा है। लेकिन दोनों के बीच में एक बहुत गहरा रिश्ता भी है और दोनों आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। सत्ता तभी अपना काम अच्छे से कर सकती है जब जो सत्ता वाला है, सत्तावान है, उसके पास शक्ति भी हो, यानी उसमें थोड़ा प्रभाव भी हो, थोड़ा उसमें बल भी हो, उसको उसमें वो अपने प्रभाव को प्रयोग करने की क्षमता उसमें हो, वो चातुर्य उसमें हो। ये सब चीज़ें जब तक उसमें नहीं होगी तब तक वो अपने सत्ता का प्रयोग अच्छे से नहीं कर पाएगा। और अक्सर ऐसा, यदि ऐसा जिसके पास सत्ता है उसके पास शक्ति भी है तो बहुत अच्छी बात होती है, सोने पे सुहागा की स्थिति मानी जाती है राजनीति विज्ञान में ये। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। अक्सर होता ये है कि सत्ता कहीं और होती है और शक्ति कहीं अन्य जगह पर कार्य कर रही होती है। जो सत्तावान होता है
वो अपने अनुसार कार्य नहीं करता, बल्कि कोई अन्य उससे कार्य करवा रहा होता है। तो जो कार्य करवा रहा होता है वो शक्तिशाली होता है, और जो निर्णय कर रहा है वो, जिसके पास सत्ता है, उसके वो सत्तावान होता है। तो ये एक राजनीति विज्ञान की बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, क्योंकि अक्सर ये पता ही नहीं लगता कि कार्य कौन कर रहा है और किसके द्वारा कार्य करवाया जा रहा है। तो ये आप कोशिश करें अपने आसपास ये ढूंढने की कि शक्ति कहाँ पे कार्य कर रही है, और जो सत्तावान है वो स्वयं अपनी शक्ति से कार्य कर रहा है, या वो किसी अन्य की शक्ति का माध्यम बना हुआ है, उसकी इच्छा के अनुसार वो कार्य कर रहा है। तो ये कुछ प्रॉब्लम है राजनीति विज्ञान में, और मतलब जब हम व्यावहारिक राजनीति की बात करते हैं तो ये समस्या आती है। अगर हम इसको ये देखें तो सत्ता और शक्ति का बहुत गहरा रिश्ता रहता है। सत्ता तभी अपने कार्यों को अच्छे से कर पाती है जबकि जो शक्ति है, यानी जो मैंने शक्ति के तत्व बातें बताई हैं, जब तक वो उस व्यक्तित्व में होती हैं तब वो अपना कार्य अच्छे से संपादित कर सकती है, अन्यथा बहुत सी समस्याएं पैदा होती हैं। तो ये आज हमने जाना शक्ति और सत्ता का एक बहुत ही जो गहरा रिश्ता है उसको, और शक्ति के बारे में बहुत ही विस्तार और गहराई से हमने आज जानकारी हासिल की, और आप और इस संदर्भ में जानकारी हासिल करने की कोशिश करें। आज के लिए बस इतना ही।